हेलो बच्चों, हेलो, वेलकम टू डाउटनट। डाउटनट पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ जाइए जी, आ जाइए। हेलो जी, हेलो अंकिता, गुलफाम राणा जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो अभय शर्मा जी, हेलो गुलफाम। ओके बेटा, आज अपनी क्लास 15 मिनट डिले इसलिए स्टार्ट हुई बेटा, क्योंकि आज यार थोड़ा सा बीच में मेरे को टाइम चाहिए था। ओके, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ताकि मैं बीच में थोड़ा खाना वगैरह खा सकूं। हाँ जी, सुमायरा जी, अमर, हेलो अमरीश, हेलो जी, हेलो अंकिता जी, थैंक यू बेटा, थैंक यू। नागेंद्र गोस्वामी, थैंक यू नागेंद्र गोस्वामी जी, हेलो जी, हेलो। गुरु पूर्णिमा जी की हार्दिक शुभकामनाएं। चिकारा जी कैसे हो? ओके, आ जाइए, आ जाइए। हेलो, नमस्ते जी, नमस्ते। अरविंद कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सिमरन, प्रिंसी, अंकित, रेशम, सालासर सरकार, गुरु पूर्णिमा की बेटा आपको भी और आपके सभी जो गुरुजनों को, ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी, बिल्कुल 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 यार, आप सभी ना बहुत मेहनत करें, ठीक है, और आप अगर ढंग से मेहनत करते हैं तो उसका आपको सही रिजल्ट जरूर मिले, ठीक है। यही हमारी कामना है कि आप जो बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो हमसे, आप बढ़िया बढ़िया लेवल पर जाएं, सब कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीजें अचीव करें। जो आपने सोची है, जो आपने नहीं सोची है, ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें जो आपके लिए बहुत अच्छी हो लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिले। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं। ओके, हाँ जी बेटा आयुष। ओके, हाँ जी, हाँ, गुड इवनिंग। ये चैप्टर कितने लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा? देखो, इस चैप्टर में अपन पढ़ने का ज्यादा कुछ वेटेज रखा नहीं है इसमें। इस चैप्टर को अपन ज्यादा ज्यादा 7-8 लेक्चर देंगे, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। अब इतना नहीं है कि टुकुर टुकुर अपन चलेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अपन चलेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है, बाकी ना उसके बाद से फिर अपन सारी चीजों को सही तरीके से सिस्टमेटिक वे में अच्छे से चलाएंगे। हाँ, और यार एनसीईआरटी संपूर्ण ना मैंने भेज दिए उनको, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। बस वो उसमें एक इशू ये आ रहा था कि वो जो फाइल है, इस बार मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए, ठीक है। उसमें क्या हुआ है कि जो यार वो फाइल है, तो वो 8 MB से बड़ी साइज ना वो ले नहीं रहा है। इस वजह से वो बार बार अपलोड होने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से मैंने उनको भेजा है, उसको कंप्रेस वगैरह करवा के वो अपलोड करवा देंगे। और दूसरी बात कि अब आपके पास उसको देखना, आप कोर्स में देखना, फुल क्वेश्चंस की PDF अपलोड हो चुकी है क्लास 12th में। क्लास 12th के जो चैप्टर्स है ना, उनकी PDF अपलोड हो चुकी है, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक। हेलो जी, हेलो सर। आरंभल वाले स्टूडेंट बेटा, हाँ, मेरी वो भतीजी, वो भतीजी, उसका बर्थडे आज। हाँ हाँ, कहाँ अपलोड किए? देखो, मैं आपको बता देता हूं कि वो कहाँ मिलेगी आपको। क्वेश्चंस, या मैं बोलूं उसको क्वेश्चन बैंक, ठीक है। कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। वो मिल जाएगी आपको बेटा कहां पर? आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस में, जहां पर आप प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास वाले कॉलम में आपको दिख जाएगी। अभ्यास वाले कॉलम में दिख जाएगी। उसमें केमिस्ट्री की अपने पास 2 ही फाइल है, एक तो मोल कॉन्सेप्ट की और एक ये कंप्लीट वाली, ठीक है। ओके, अच्छे से। अरे यार कल, हाँ, स्लाइड वाला एक पंगा क्या हो गया था, कल आपकी स्लाइड नहीं आ पाई, ठीक है। उस स्लाइड के पीछे ये पंगा हो गया था कि यार यहां से जैसे ही अपन इसको बंद करते हैं ना, तो बंद करने के बाद 3 ऑप्शन आते हैं, तो वो माउस थोड़ा सही काम नहीं कर रहा था, तो ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक हो गया, जबकि होना था बीच वाले पर। तो पूरे का पूरा लिखा हुआ सब मिट गया, पूरा का पूरा लिखा हुआ सब मिट गया। तो फिर उसको आज आकर के मैंने वापस से बनाया और फिर अपलोड करवाया, ठीक है। हाँ जी, अभी भी नहीं आई? आ गई यार, मेरे पास मैसेज आ गया था उनका, डन लिखा हुआ कि हाँ अपलोड हो चुकी है। ओके, तो सब BSc में एडमिशन ले लें यार? अभी मत लो, ठीक है। एक बार तुम बढ़िया से पूरे जी जान से मेहनत लगा करके इधर तैयारी करो, एक बार हो जाएगी तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। नहीं बेटा, सिर्फ आज आपकी 6 बजे क्लास चलिए, अदरवाइज वापस से वही अपने 5:45 पे क्लास चलती थी, उसी पे चलेगी। अच्छा, एक बात मुझे ये बता दो, एक बात मुझे ये बताओ बेटा, आपका टेस्ट कैसा रहा इस संडे का? इस संडे का टेस्ट कैसा रहा? संडे का टेस्ट कैसा रहा? पहले से ज्यादा क्वेश्चंस लगा पा रहे हो आप?
पहले से ज्यादा क्वेश्चंस लगा पा रहे हो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी यार। देखो केमिस्ट्री हार्ड थी, मैं खुद क्वेश्चन डालता हूं ना, इसलिए मैं खुद क्वेश्चन डालता हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा इनको एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएं। थोड़ा आप हर एक क्वेश्चन को ये न लेकर के चलें कि एग्जाम में सब कुछ आसान आएगा। हम थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे तो वहां पर हम उन क्वेश्चंस को ऐसे ही निपटा लेंगे, ठीक है सर। मुझे लगा कि क्लास नहीं बेटा है। अदरवाइज तो फिर आपको मैसेज भेजते हैं। 601 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 360 नंबर बेटा कम है, 412 कम है। इम्प्रूव हो रहा है धीरे धीरे केमिस्ट्री, बिल्कुल। सर अभी टेस्ट नहीं दिया, क्या कर रहे हो बेटा सृष्टि वर्मा, टाइम पे टेस्ट दिया करो, आपको डिसिप्लिन बनाना होगा, ठीक, ओके। हाँ जी पता कल सैटरडे को तुम्हारी क्लास, सैटरडे को मैंने क्लास ली, क्लास लेने के बाद मैं गया घर अपने होम टाउन कोटा, फिर वापस से आज सुबह आया। तो उससे थोड़ा सा वो था, हेडेक हो रहा था, फिर खाना वगैरह खाना था, इस वजह से मेरे को थोड़ा गैप चाहिए था बीच में। हाँ तो संडे को जो टेस्ट था आई होप आप सबका बहुत बढ़िया रहा होगा। अच्छे से आपने मार्क्स इंप्रूव करे होंगे। किसी के 30 मार्क्स बढ़े होंगे, किसी के 40 बढ़े होंगे, किसी के 50, किसी के ज्यादा बढ़े होंगे और किसी के कम भी रहे होंगे, ओके। तो पहले आपको डेली के डेली मेहनत करते जानी है। सर जी क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो यार अब अपन क्या करेंगे कि डेली का कुछ टाइम ना अपन एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए निकालेंगे, ठीक। तो अपन जितना पढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में कुछ टाइम में आपको प्रैक्टिस के लिए आपको गाइड करता रहूंगा सही तरीके से, ठीक है, क्योंकि अपन थोड़ा गाइडेंस वाला सेशन भी बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक। हाँ अब आते हैं बेटा आज के इस चैप्टर के बारे में, परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना, सब कुछ बच्चे चीटिंग करते हैं यार। अब जो बच्चे चीटिंग करते हैं वो एग्जाम में क्या करेंगे, ठीक है। एग्जाम में तो कोई चीटिंग करने का मौका मिलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे तुम घर बैठे टेस्ट दे रहे हो तो हो सकता है कि तुम्हारे अंदर चीटिंग वाली प्रवृत्ति आ जाए, सबके अंदर आ सकती है कि यार मेरे को 720 में 720 लाने, ऐसे नहीं तो ऐसे, साम दाम दंड भेद, लेकिन एग्जाम में नहीं ला पाओगे, ठीक है। तो वो ध्यान रखें। हाँ तो अपन परमाणु की संरचना के पहले लेक्चर पर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाइयों, इस चैप्टर में हम बात करेंगे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, एक बेसिक इंट्रोडक्शन छोटा सा, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरी बात कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, आइसो डायाफर्स क्या होता है, आइसो स्टर्स क्या होता है, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ओके। तो ये देखेंगे। फिर परमाणु मॉडल। अब देखो ध्यान से, परमाणु मॉडल पर अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इससे इतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो जितने जो इसके अंदर जानने की चीजें होगी ना वो सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे एक आध क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, वो कर लोगे, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हमें बात करनी है। प्लांक का क्वांटम नियम क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, ये हमें समझना है बेटा। बोहर का परमाणु मॉडल क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। इसके यह और यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक क्वांटम संख्या है, ठीक है। स्टार्टिंग पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की ये 5-6 टॉपिक कंटिन्यूअसली इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल, थैंक यू जी, थैंक यू। यार देखो विनीत जी, जो ए स्टार है उस ए स्टार को भी अपन स्टार्ट करेंगे, अब टेंशन ना लो, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले अभी अपना आरंभ सेकंड वाला बैच लॉन्च हुआ है, आज ही तो उसके बीच में उसके लिए हम चल रहे थे। अब 2 टेस्ट हो चुके हैं, थोड़ा सा आइडिया लगेगा, क्योंकि पहले टेस्ट में तो सबके बढ़िया नंबर आ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे छटनी हुई, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इन चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और 11वें नंबर पर यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रॉन भरने के नियम, इलेक्ट्रॉन भरने के नियम हम देखेंगे, ओके। फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस। हाँ जी अब देखो ध्यान से, इस चैप्टर को पहले पढ़ाने का पीछे क्या रोल था, इस चैप्टर को मैंने क्यों लिया। ये 11th का चैप्टर है, सबसे पहले मैं बता दूं ये 11th का क्लास का चैप्टर है, ठीक है। तो ये 11th क्लास का चैप्टर है, ध्यान रखे, 12th का नहीं है।
इस चैप्टर को स्टार्ट करने की जरूरत ये हुई क्योंकि हम यहां पर इलेक्ट्रॉन भरना सीखेंगे। बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉन भरना नहीं आएगा तो आगे चल करके दिक्कत आएगी, सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, अपवाद क्या है, वगैरह वगैरह, उनके बारे में हमें यहाँ पर चीजें समझने को मिलेगी और हमारी हेल्प होएगी। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। सोल्यूशन वाले चैप्टर के बारे में बेटा मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट मॉड्यूल डलवा दिया है, उसमें आपके क्लास 12th के लगभग सारे चैप्टर है, ठीक है, तो वहां से आप उसको लगा सकते हो। अब परिचय, बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बात करते हैं आज। तो यार सिंपल सी बेसिक बातें हम करेंगे जो आप जानते हैं और हम जानते हैं। परमाणु के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ परमाणु के बारे में है, परमाणु से अणु पर भी नहीं जाएंगे हम, सिर्फ परमाणु के अंदर क्या क्या चीजें उसी पर हम रिसर्च करने वाले हैं। तो यार एक सिंगल परमाणु के अंदर किस तरीके से नाभिक होता है, कैसे उसमें धनावेश होता है, उसके चारों ओर कौन कौन सी कक्षाएं होती है, क्या उनकी ऊर्जाएं होती है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से गति करता है, उसको ऊर्जा कहां से मिलती है, त्रिज्या क्या होगी, वेग क्या होगा, किस तरंग क्या होती है, उन सब के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में यही हमें देखना है। अब सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि यार एटम क्या है। ओके, तो याद करो हमने बेटा पढ़ा था थॉमसन का मॉडल। थॉमसन भैया ने एटम के बारे में बताया था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसे और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिस वाले कॉलम में देखो वहां मिलेगा, प्रैक्टिस वाले कॉलम में देखो वहां मिलेगा। अच्छा देखो दूसरी बात, सर रजिस्टर कैसे मेंटेन करें, रजिस्टर कैसे मेंटेन करें। यार देखो मैं फिर बता देता हूं, आज मैंने आरंभ 2 वाले बैच वाले को भी बताया है। देखो आप फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अलग अलग रजिस्टर बनाएं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के अलग अलग रजिस्टर बनाएं। अभी आपकी फिजिकल चल रही है, चाहे आप 12th वाले बच्चे हो या ड्रॉपर वाले बच्चे हो, आपको यही फॉलो करना है। जो ड्रॉपर वाले हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है कि ये 11th का है या 12th का है, हमें तो सब पढ़ना है। जो 12th वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल ध्यान 12th पे भी देना होगा, तो उनको 12th के चैप्टर पता रहे तो साथ के साथ में बताता चलूंगा कि भैया फिजिकल में ये 11th वाले चैप्टर है, ये 12th वाले चैप्टर है। हाँ सॉरी, डोल्टन वाला, ठीक है, ओके। तो अभी इस पर आते ना यार कि फिजिकल के बारे में हमने बता दिया, फिजिकल के जो भी चैप्टर आएंगे साथ में उनकी क्लास में बता दूंगा और सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। इनऑर्गेनिक में कौन सा 11th का है, कौन सा 12th का है वो तुम्हें बता दूंगा, और ऑर्गेनिक में कौन सा 11th का है, कौन सा 12th का है वो तुम्हें बता दूंगा, ताकि तुम्हें सहूलियत रहेगी, आराम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। और 9 चैप्टर अपने हट चुके हैं एनसीईआरटी में, और आप मतलब दुआ करो कि एनसीईआरटी नीट के सिलेबस में से भी ये हट जाए, ठीक है। जब नीट का बुलेटिन आएगा तो उसमें वो पता लग जाएगा, ओके। हाँ अब आगे बढ़ते हैं, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते बेटा और टॉपिक पर आते हैं। तो हाँ हम बात कर रहे थे थॉमसन भैया की, हाँ थॉमसन का मॉडल। तो उन्होंने ये बता दिया था कि भैया परमाणु एक अविभाज्य है जिसको और सरल भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो यार उन्हीं से रिलेटेड इन्होंने अपने बारे में अपने नियम के अंदर बताया, और क्या बताया देखो जरा। परमाणु एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ होता है बेटा अविभाज्य, एटम से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है अविभाज्य, इनडिविजिबल। इनडिविजिबल का मतलब, अरे हाँ डोल्टन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बेटा अविभाज्य, जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, मतलब जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, एक विशिष्ट कण जिसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जॉन डोल्टन के अनुसार ये 1808 के लगभग इन्होंने ये दिया था कि सभी पदार्थ सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, ठीक है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। आपने फिर 9th 10th की बुक में पढ़ा होगा, महर्षि कणाद ने भी बोला था परमाणु 5 तत्व से मिलकर के पूरी पृथ्वी बनी हुई है, पूरा जीवन बना हुआ है, ठीक है। हाँ जी ये लिखना है, ये लिख लो, इसको लिख लो यार, लिख लो। सर ये चैप्टर कितने लेक्चर में होगा बेटा? 8 लेक्चर मैक्सिमम, यशवंत, ठीक है, 8 लेक्चर मैक्सिमम। तो परमाणु क्या है? परमाणु एक अविभाज्य कण है जिसको और सरलतम भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता,
सभी पदार्थ इसी सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने हुए जिसे हम परमाणु कहते हैं। ये किसने बोला? अपने डाल्टन भैया ने बोला। ठीक है, जॉन डाल्टन ने बताया। इनकी एक थ्योरी आई थी 1808 में। 1808 में एक थ्योरी आई थी। उस थ्योरी के बिहाफ पर इन्होंने ये बोला कि परमाणु अविभाज्य होता है। ठीक है, हाँ जी। 11 की स्लाइड आ जाएगी बेटा जी, सब्र रखो, आ जाएगी। ओके, और या आप क्या कर सकते हो, चलती हुई वीडियो को 3x पे देखो और उससे आप नोट कर सकते हो। ठीक, अगली बात, अब जरा देखो कुछ बेसिक चीजें, इसमें टाइम नहीं देना चाहिए क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्लियर है? ओके, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, बस ये हेडिंग डाल लो बेटा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हेडिंग डाल लो। हाँ, ये पता है, इसीलिए बेटा मैं इनको इस पे लेके आया हूं ताकि हमारा समय बचे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब डाल्टन भैया का जो परमाणु सिद्धांत आया था इंडिविजिबिलिटी का, उस सिद्धांत में यही बातें कही गई थी कि यार प्रत्येक पदार्थ कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इन्हीं छोटे छोटे कणों को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और इसकी कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई कि एटम अविभाज्य होता है, एटम इंडिविजिबल होता है, एटम इंडिविजिबल होता है। प्रत्येक तत्व अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात कि ये एटम अविभाज्य है, इंडिविजिबल है। तीसरी बात, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु रहेंगे सबके गुण समान रहेंगे। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग रहेंगे। अगर मैं हाइड्रोजन तत्व और ऑक्सीजन तत्व के परमाणुओं के बारे में बात करूं तो हाइड्रोजन तत्व के जितने भी परमाणु हैं डाल्टन भैया के अनुसार इन सबके गुण समान हैं। ऑक्सीजन तत्व के जितने भी ऑक्सीजन परमाणु हैं उन सबके गुण समान हैं, परंतु आपस में गुण असमान होंगे। यस और नो? ठीक है, ये इन्होंने बोला। किसने? डाल्टन भैया ने। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये डाल्टन भैया बोल के गए। ओके, देखो, किसी निश्चित तत्व के परमाणु समान होते हैं लेकिन दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। सही बात है। प्रत्येक तत्व का परमाणु एक विशिष्ट कण है जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा, परंतु ये संरचना में निहित होता है, मतलब संरचना रहित। एक सिंगल एटम की क्या संरचना होती है? ज्यादा कुछ अपन बताते नहीं है कि एक सिंगल गोला है, ज्यादा इसके बारे में अपन कुछ बताते नहीं है। ओके, अब अगली बात, परमाणु अविनाशी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कंजर्व होते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है। परमाणु अविनाशी मतलब उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। एटम डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, नहीं उसको उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इन्हें न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इन्हें नष्ट किया जा सकता है। और लास्ट, तत्वों के परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और अणु बनाते हैं। खत्म बात। ओके, इसी के साथ ये खत्म। हाँ जी, तो ये कुछ बेसिक जानकारियां सबको पता थी, पहले भी हमने पढ़ ली थी और आज भी देख ली। तो इसके अकॉर्डिंग भैया एटम इंडिविजिबल होता है, एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं जबकि अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। ओके, और एटम कंजर्व होता है, उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। तो ये डाल्टन भैया ने बोला। ठीक है, इसकी सारी बातें क्लियर हो गई है, हर एक बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर हम आज जाने, आज देखें तो हमें ये पता है कि एटम को विभाजित किया जा सकता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है जो कि उसी का पार्ट है। ठीक है, एटम एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान नहीं होते हैं। जैसे कि देखो, ये कुछ चीजें जो मैं आपको यहाँ पे बस समझाना चाह रहा हूं। इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन परमाणु के सभी तत्वों के हाइड्रोजन तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होंगे। बोला ना कि एक तत्व के सभी परमाणुओं के गुण समान होते हैं। तो हाइड्रोजन की बात करें तो 1H1, 1H2, 1H3, ये भी हाइड्रोजन परमाणु, ये भी हाइड्रोजन परमाणु, ये भी हाइड्रोजन परमाणु। ओके, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है। ये गुण अलग हो गया, इसके गुण अलग, इसके गुण अलग, इसके गुण अलग। ये प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये कम, और ये रेडियो एक्टिव होता है। गुण अलग 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 हो गए। ओके, तो कहीं ना कहीं एक तत्व के
सभी परमाणु के गुण समान नहीं होगा। स्ट्रक्चर लेस समझ में नहीं आया? अरे यार, प्रत्येक तत्व का परमाणु एक विशिष्ट कण है, एक सिंगल है। उस जब ये थ्योरी आई थी तब की ये बात है बेटा, 1808 की बात है। लेकिन आज हम इससे और ज्यादा चीजें जान रहे हैं। परमाणु के बारे में बहुत से लोगों ने बताया, अपने महर्षि कणाद ने बताया, या फिर बहुत से वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसके बारे में बताया। लेकिन सबसे पहले जो सिस्टेमेटिक ढंग में दी गई थ्योरी वो ये थी। ओके, तो इन्होंने जो जो चीजें बताई वो यहां पर लिखी हुई है। ओके, जैसे कि प्रत्येक तत्व का परमाणु एक विशिष्ट कण है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, लेकिन उसकी संरचना के बारे में इन्होंने बताया नहीं ना। इनके जरिए तो, इनके अनुसार तो कोई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाली बात ही नहीं आई। वो तो बहुत पहले की बात है। ओके, हाँ जी। जब ये गलत है तो बुक में क्यों दिया है? ये गलत है तो बुक में इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने कुछ वैज्ञानिकों की कंपैरिजन में ज्यादा बढ़िया सफल प्रयास किए। ओके, इन्होंने बाकी चीजों की तुलना में ज्यादा अच्छे सफल प्रयास किए। डोल्टन भैया का नाम चलता है, अगर कोई इंसान का नाम चलता है तो वो अगर दो बात गलत ही बोल दे ना, वो भी मार्केट में फैल जाती है। हाँ, है ना? क्लियर हो गया? अब जैसे कि मान लो कोई नेताजी ने दो बात सही बोल दी और तीन बात झूठी बोल दी, तब भी चल जाती है कि नहीं चलती? चलती है कि नहीं चलती? वही वाली बात है। ओके, परमाणु बड़ा या अणु बड़ा होता है ना बेटा। दो परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के O2 बना रहा है, ये अणु है। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई ज्यादा खास बात है नहीं, इसको ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। हो गया? सबको खत्म हो गया? सबको क्लियर हो गया? लिखना है, लिखना है, लिखना है, या इसके लिए स्पेस छोड़ दो। आप जब आपके पास स्लाइड आ जाए वो हो जाएगा। आपके पास स्लाइड आ जाए हो जाएगा, रोनाल्डो जैसे, मोदी जी जैसे। हाँ, ठीक है, हो गया? हाँ जी। इस क्लास का संबंध किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। इस क्लास का संबंध सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से है। ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। हाँ, अब देखो ध्यान से यार, यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन हमें देखनी है और सीखनी है। चैप्टर का नाम क्या है? परमाणु की संरचना, है ना? पहले पेज पे लिखा हुआ था यार। अरे वरना फिर बाद में ना कुछ बच्चे वायरल कर दे, अरे ये तो इस पार्टी के सपोर्टर है, अरे ये तो इस पार्टी के सपोर्टर है। ठीक है? तो इसलिए दिखाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक? ओके, अब कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं यहां पर आती है, तो आइए वन बाय वन उनका हम स्टडी करते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें बहुत जल्दी वायरल होती है। ऑनलाइन में बहुत जल्दी चीजें वायरल होती है, क्या से क्या हो जाए, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है? हाँ, तो जरा देखो ध्यान से, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर आते हैं बेटा। सबसे पहले परिभाषा आएगी अपनी परमाणु क्रमांक बोलो या परमाणु संख्या बोलो, बात एक ही है। परमाणु संख्या, ठीक है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटॉमिक नंबर। हाँ जी, तो परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बोल देता हूं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक है, जिसको आगे, ठीक है? हाँ जी, 8 बजे तक क्लास क्यों चलेगी बेटा? उतनी ही चलेगी जितनी की चलनी चाहिए। ठीक है? हाँ जी, तो परमाणु क्रमांक, ओके, ठीक है, इसे Z से व्यक्त करते हैं। ओके, और ये किसके बराबर होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। ठीक है? नाभिक, परमाणु के नाभिक, ठीक है, लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा सही यार। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक कहलाती है।
ओके, तो यार यहां पर जो परमाणु क्रमांक होता है, ध्यान से देखेंगे, परमाणु क्रमांक Z किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों को अपन P+ से लिखते हैं। और अगर मान लो कि हमारा परमाणु उदासीन है, उस पर कोई आवेश नहीं है, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होंगे उसमें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी केस में बराबर आएंगे। उदासीन परमाणु के लिए अगर कोई परमाणु उदासीन है, अगर कोई परमाणु, अरे अभी ये तो लिख लो, एक बार लिखो तो सही बेटा, आएगा, समझ में आएगा। परमाणु संख्या क्या है? प्रोटॉनों की संख्या। अगर कोई परमाणु उदासीन है, तो उदासीन परमाणु में तो क्या होता है, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाँ जी दीप्ति, ओके, इतना क्लियर हो गया है, इतना क्लियर हो गया है। हाँ जी, वेरी गुड, इतना डन हो गया है, आगे बढ़ जाएं। अरे नहीं होता बेटा, नहीं होता शबाना, आज सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके, छोटे छोटे डाउट के। उदासीन मतलब जिस पर कोई आवेश न हो, उदासीन का मतलब जिस पर कोई आवेश न हो, विदाउट एनी चार्ज, न्यूट्रल। अब जैसे कि देखो ध्यान से यहां पर उदाहरण, जैसे कि अगर मैं बात करूं सोडियम Na के लिए, अब सोडियम के अंदर अगर मैं देखूं बेटा, सोडियम इस पर कोई आवेश है नहीं है, तो ये उदासीन है। सोडियम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं बेटा, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे, क्योंकि ये उदासीन है। जितने प्रोटॉन है, अरे सोडियम के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा ना कि ये नाभिक है, इसी नाभिक के अंदर क्या होते हैं? 11 प्रोटॉन होते हैं। फिर ये पहला कोश, यह दूसरा कोश, यह तीसरा कोश। इतने बच्चों जैसे नहीं पढ़ेंगे बेटा अपन, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 11। ओके, तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर नाभिक के अंदर 11 प्रोटॉन होते हैं और बाहर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितना धनावेश उतना ऋणावेश, वो उदासीन होता है। ठीक है, ओके, हाँ, आर्गन उदासीन होता है बेटा। तो जरा देखो ध्यान से, इसके अंदर प्रोटॉन कितने? 11, अतः Z भी कितना होगा? 11, अतः इसका परमाणु क्रमांक Z कितना होगा? 11। तो उदासीन है, उदासीन के लिए क्या बेटा? जितने, आप समझ गए, जितना परमाणु क्रमांक उतना ही प्रोटॉन और उतने इलेक्ट्रॉन, 11, क्योंकि ये उदासीन है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आसुत जल, शुद्ध जल, अरे आसुत जल शुद्ध जल बेटा वो एक ही है। ठीक है, आसुत जल का मतलब प्योर वाटर ही होता है, डिस्टिल वाटर, बिना कोई अशुद्धि वाला। ठीक है, बिना कोई अशुद्धि वाला। हाँ जी, बट सर एटॉमिक मास 23, वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। ये इतना क्लियर हो गया। तो सोडियम के लिए अगर कोई उदासीन हो तो इसलिए हो जाएगा। अच्छा, ये पहला हो गया। एक दूसरा उदाहरण ले लो, मान लो Na+ की मैं बात कर लू, Na+, अब ये उदासीन नहीं है, Na+ उदासीन नहीं है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये आने चाहिए। ये सोडियम है, ये Na+ है, ये आवेशित है, ये आवेशित आयन है, आवेशित आयन है। हाँ जी, तो इसके लिए बेटा प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? वही 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने? पहले कितने थे? 11। धनायन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10। तो इसका Z प्रोटॉन की संख्या के बराबर ही होता है, तो Z बराबर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन 10 रहेंगे, ध्यान रखना ये चीजें। इलेक्ट्रॉन 12 कौन बोल रहा है? पता नहीं जी, कौन सा नशा। अरे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो धनावेश आएगा ना लल्ला। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, पहले 11 थे, 1 निकल गया, 10 रह गए। ठीक है, तो ये हो गया। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि भाई परमाणु संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाता है। ओके, क्लियर हो गया? इतना खत्म, समझ में आया? दूसरा, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या हो गया। अब देखो दूसरा,
दूसरी आती है बेटा आपकी चीज द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं। हाँ जी, हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड दीप्ति, वेरी गुड। हाँ जी सर, प्रोटोनों की संख्या कैसे पता चलती है बेटा? वो अपना इशू नहीं है, वो आप आगे चल करके, अगर आप आगे जा करके स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, तो वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। जब आप आगे चल करके स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो या इन पर रिसर्च करते हो, तो फिर वहां पर आपको इनको फील करना होगा कि हाँ यार इसमें इतने प्रोटोन है, इतने न्यूट्रॉन है, इतने ये हैं। ठीक है, ओके। अब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या क्या होता है जरा देखो ध्यान से, डायरेक्ट लिख लेते हैं। द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, ये किसके बराबर होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटोनों की संख्या बेटा, प्रोटोनों की संख्या, प्रोटोनों की संख्या P प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, उन दोनों के योग के बराबर। न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है आपके पास यहां पर A की वैल्यू, बोले तो द्रव्यमान संख्या की वैल्यू। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं बेटा, A बराबर P प्लस N। अच्छा, अगली बात, प्रोटोनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? पता है किसी को? न्यूक्लियॉन्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ जी, ध्यान रखिएगा बेटा, किसी नाभिक में उपस्थित, नाभिक में उपस्थित, नहीं पता है तो देखो, पता है तो भी लिखो। नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों को संयुक्त रूप से, सिंगल सिंगल नहीं, संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है, कहा जाता है। तो अगर आपसे न्यूक्लियॉनों की संख्या पूछे या द्रव्यमान संख्या पूछे, बात एक ही है। तो अतः A बराबर P प्लस N, A बराबर P प्लस N, A बराबर प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या जो द्रव्यमान संख्या है, वही न्यूक्लियनों की संख्या भी होती है बेटा। दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, अरे ठीक है, कर सकते हैं। 12 कहां से आया? कौन सा 12 भैया? अभी तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं 12। ठीक है, ओके। तो ये चीजें हमने देखी, ये चीजें हमने देखी। क्लियर? जैसे कि देखो ध्यान से, अब एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। 72 ग्राम H2O में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या होगी, न्यूक्लियनों की संख्या होगी। कर सकते हो? 72 ग्राम H2O में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या होगी। 72 ग्राम H2O में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या होगी। कैसे करेंगे? 72 ग्राम H2O में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या होगी, बोलो। 40 है ना? सोचो सोचो, देखो। प्रियंक 36, 4,
20, 72 मोल, क्या बोल रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, 76, 54 मोल। देखो अब क्वेश्चन को समझो यार, 72 आपको ग्राम दे रखा है H2O, तो ग्राम तो भार है भाई, ये तो भार दे रखा है और भार से मेरे को संख्या पूछ रहा है। सोचना, थोड़ा चीजें सोचो, भार का संख्या से कोई मतलब नहीं है, भार तो वजन है और संख्या मतलब जिसको हम गिन सके। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पर मोल ज्ञात करने हैं। पहले मैं मोल ज्ञात कर लेता हूं, भार से मैं डायरेक्ट संख्या बता नहीं सकता, पहले मैं मोल ज्ञात कर लूं। एक मोल में भाई कितने मोल आ रहे हैं वो मेरे को पता चल जाएगा। अब मोल पता चल गया, एक अणु में कितने न्यूक्लियॉन है वो देख लो, एक अणु में कितने न्यूक्लियॉन है वो देख लो, फिर मोलों से गुणा कर देंगे। समझ में आया? देखो ध्यान से सॉल्यूशन। भैया 72 ग्राम आपको H2O दिया हुआ है, देखो इसमें मोल कॉन्सेप्ट घुसा दिया मैंने और काम हो गया फिर तुम्हारा। ठीक है, हाँ जी, H2O का भार 72 ग्राम, तो क्यों ना मोल निकाल लूं। अतः मोल्स ऑफ H2O, ये न्यूट्रॉन नहीं है, मोल है ये। ठीक है, ऐसे लिख दो यार वरना परेशान हो जाओगे। H2O के मोल कितने आ गए, ग्राम में भार 72, अणुभार 18, कितना आ गया 4 मोल। 18 चौक 72 होता है ना, 4 मोल आ रहा है सर, मतलब 4 मोल जल के अणु हैं। अब दिमाग लगाओ, 4 मोल, ये ग्राम नहीं मोल लिखा हुआ है, 4 मोल मेरे पास क्या है, जल है। ठीक है, चूंकि 4 मोल जल, अच्छा, अतः H2O अणुओं की संख्या, H2O अणुओं की संख्या, एक मोल में Na, तो 4 में 4 इंटू Na, H2O अणु। हुआ या नहीं हुआ बताते जाना, कहीं दिक्कत है बोल देना। अब देखो ध्यान से, चूंकि एक H2O अणु हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियनों की संख्या, हमसे क्या पूछ रहा है, न्यूक्लियनों की संख्या। न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। चूंकि एक H2O अणु में न्यूक्लियनों की संख्या ये कितनी है पता लग गया तो उससे गुणा कर देंगे, ये कितनी है उससे गुणा कर देंगे। एक H2O अणु के अंदर देखो, एक H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अब जरा देखो ध्यान से, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, इसकी द्रव्यमान संख्या होती है 1, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है बेटा 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 16 होती है। हाँ या ना? तो अब मेरे को बता दो कितना आएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है यार। जरा देखो ध्यान से, क्या हम न्यूक्लियनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या बोल सकते हैं? अरे जितने द्रव्यमान संख्या है उतनी न्यूक्लियनों की संख्या है ना, कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या को न्यूक्लियन कहा जा रहा है, और प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या है के बराबर है, अर्थात जो द्रव्यमान संख्या है वही न्यूक्लियनों की संख्या है। बोलो ना यार, बात करें, वेरी गुड, बोलो ना यार, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे कि भाई साहब एक H2O अणु में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी, एक H2O में न्यूक्लियनों की संख्या बराबर एक H2O का भार। एक H2O का भार क्या होएगा कि यार देखो, अगर मैं परमाणु के बारे में बात करूं तो यहां एक H2O अणु के बारे में बात करनी, मुझे समझ में आया सबको, सबको समझ में आया? रिपीट कर दो। देखो यार, देख H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कहीं ना कहीं न्यूक्लियनों की संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या के बराबर है। जितने न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी, जितने की उसमें द्रव्यमान संख्या होगी। हाँ या ना?
जितनी द्रव्यमान संख्या होगी। लेकिन मैंने क्या लिया, अणु लिया है, तो अणु में क्या आएगा, अणु में भाई न्यूक्लियनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या बोलो या न्यूक्लियनों की संख्या बोलो, बात एक ही है। H2 अणु में न्यूक्लियनों की संख्या बराबर H2 अणु का भार। अणु का भार कितना आता है, 18। तो 18 उसमें न्यूक्लियनों की संख्या आ गई, 18 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया बेटा, मुझे परमाणु थोड़ी निकालना है, मुझे परमाणुओं की संख्या बुलाया गया उसने कि भाई कितने परमाणु निकालने। 3 से मल्टीप्लाई क्यों करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई। एक H2 अणु में न्यूक्लियनों की संख्या अर्थात एक H2 अणु का भार, ठीक है, क्योंकि जो न्यूक्लियनों की संख्या है परमाणु के लिए बात करते हैं अपन, न्यूक्लियनों की संख्या परमाणु भार, मतलब न्यूक्लियनों की संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। और अभी तक अपन ने जो भी लिया है ना, सब सही सही लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर कितना आ गया, 18। अतः कुल न्यूक्लियनों की संख्या 18 इंटू 4 इंटू Na, बोले तो 72 है। बोलो बोलो बोलो, इसको लगा डाला लैब जिंगा लाला, मोल का ये रोल है, कहीं भी गुज जाएगा। देखो पहला इक्वेशन मैंने मोल का करवाया तुम्हें, पहला इक्वेशन मोल का करवाया। मोल अगर आप सीख गए ना तो मजा आ जाएगा। 72 है, H2O का भार 72, मोल निकाल लिए 4 मोल, H2O के अणुओं की संख्या निकाल ली इतनी। चूंकि एक H2O में देखो ध्यान से 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन में कितने न्यूक्लियॉन, 1, परमाणु भार। इसमें कितने न्यूक्लियॉन, 1, इसका परमाणु भार। ऑक्सीजन में कितने न्यूक्लियॉन, ऑक्सीजन में 8 और 8। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन होते हैं, 8, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 8। 8 और 8 हो गए 16, इनका जोड़ लेना, 8 1 1 और 16 कितना हो जाएगा, 18। तो 18 ही तो लिखा मैंने, आया। तो इसमें न्यूक्लियॉन प्लस इसमें न्यूक्लियॉन प्लस इसमें न्यूक्लियॉन टोटल आ गए, ठीक है, 18 हो गया। अब तो था, हो गया। तो किसी भी सूरत में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बस तुम्हें आना चाहिए ना, तुम्हें आना चाहिए ना, ठीक है, ओके। 72 रहने आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो आपको क्या परमाणु संख्या समझ में आ गया, क्या आपको द्रव्यमान संख्या समझ में आ गया? हाँ जी, अब परमाणु को एक सिंपल तरीके से यहां पर समझते हैं। हाँ, जैसे कि मान लो कोई परमाणु है X, जिसका प्रतीक चिन्ह है X, ठीक है। यहां पर नीचे लिखा होता है Z, ऊपर माथे पे लिखा होता है A। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। ये व्यक्त करने का तरीका है, परमाणु को व्यक्त करने का तरीका, परमाणु को व्यक्त करने का तरीका। जैसे स्पीड बनाता हूं ना, तुम बोल देते हो समझ नहीं आया। व्यक्त करना, व्यक्त करने का तरीका, व्यक्त करने का तरीका है ये। X प्रतीक है, X तत्व का प्रतीक है, ठीक है, ओके। Z वही परमाणु संख्या, लिख लो फटाफट से, ओके। और यहां पर A क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या। A क्या है बेटा, द्रव्यमान संख्या। ये क्लियर हो गया? A क्या है, द्रव्यमान संख्या। अरे न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे बेटा, सब्र रखो, सब बताएंगे, सब बताएंगे, चिंता मत करो, डोंट पैनिक, सब होएगा। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया क्या, इतना क्लियर हो गया क्या? अब अगली बात, आपने द्रव्यमान संख्या शब्द सुना, आपने परमाणु भार भी सुना होगा। क्या परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही चीज है? अब इससे बात करते हैं। हाँ, नींद किसको आ रही, बहुत नींद आ रही, तो मुझे ये बता बेटा जिसको नींद आ रही है, क्या परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या एक ही है या अलग अलग है? क्या परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या समान होता है या अलग अलग? सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? एक ही होता है। ये प्रिया, सुमन बोल रहा अलग अलग, अलग अलग, एक ही है।
अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। मे बी सेम, मे बी वे भी नहीं चलता, अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखें। तत्व, तो नोट लगा लें, इस चीजों पे तो नोट लगा लिया जाए। तत्व की, तत्व या परमाणु, ठीक है ना, तत्व की परमाणु संख्या, या परमाणु लिख लो यार, परमाणु की परमाणु संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या एवं परमाणु भार, परमाणु भार लगभग समान होते हैं। परमाणु भार लगभग, लगभग समान होते हैं। परमाणु भार, अच्छा द्रव्यमान, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, जबकि द्रव्यमान, जबकि परमाणु भार, परमाणु भार दशमलव में भी संभव है, दशमलव में भी संभव है। एक बार इसको नोट डाउन कर ले, एक बार इसको नोट डाउन कर ले। अरे इसको तो मास नंबर बोलते हैं ना, लिखा तो है बेटा मैंने, द्रव्यमान संख्या को मास नंबर बोलते हैं और ये एटॉमिक वेट होता है। तो फिर पता कैसे लगेगा वो मैं बता रहा हूं। हाँ जी, लिखो कैलकुलेशन की, मैंने क्या लिखा, लगभग समान, लगभग समान है। जैसे कि एक 12 और एक 12.001। हाँ जी, एक बार इतना लिख लो। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि देखो ध्यान से, परमाणु, जैसे कि देखो ध्यान से, आगे बढ़े। अब सर कैसे ये अलग अलग है, कैसे सेम अलग, कैसे, कुछ उससे पहले कुछ बातें देख लेते हैं बेटा। यहां पर उप परमाणुवीय कण, उप परमाणुवीय कण, ये देख लेते, थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, फिर आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर अलग अलग होता है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या, बेटा द्रव्यमान संख्या यार, द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक को बताती है, ठीक है। हाँ जी, अब इसको लिखो। हाँ जी, अरे अभी रिवाइज करवा दूंगा मैं, बहुत सरल है। मुझे लगा ये तुम्हें आता होगा, तुम्हें तो यही नहीं आता। देखो उप परमाणुवीय कण जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जैसे कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, इनके बारे में बात करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि वो कण कौन से होते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा बेटा प्रोटॉन के बारे में, P+। दूसरा है आपके पास न्यूट्रॉन, जो कि है बेटा आपके पास N0, मतलब उदासीन। थर्ड है आपके पास इलेक्ट्रॉन, जो कि है बेटा E-। ओके, परमाणु भार क्या होता है समझेगा। अभी रुक जा, पहले ये बताना जरूरी है ना, वरना फिर तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। आवेश, प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है बस धनात्मक। प्रोटॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना ही धनात्मक मान ऊपर होता है प्रोटॉन का, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सी लिख दो।
न्यूट्रॉन उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है, अब काम की बात, ये हो गया इनका जैसे कि ये भी लिख लेते हैं खोजकर्ता, इनके खोजकर्ता। हाँ जी भाई साहब, बताओ प्रोटॉन को किसने खोजा? प्रोटॉन, अरे सही है, बिल्कुल सही है बेटा कृष्णा, टेंशन ना लो। प्रोटॉन प्लस में होगा, इसका प्लस में इसका माइनस में। हाँ जी, बताओ प्रोटॉन के बारे में मेरे को बताओ। गोल्डस्टीन, बहुत बढ़िया, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन को किसने खोजा? चैडविक ने, जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? थॉमसन, जे थॉमसन, जे ने, थॉमसन। हाँ जी, अब बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे सर रदरफोर्ड ने करी थी प्रोटॉन की खोज। तो मैं आपको बता दूं, गोल्डस्टीन पहले आए थे, उन्होंने प्रोटॉन के बारे में बताया कि यार यह धनायन क्या हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, और फिर उसका नाम कराता रदर भैया ने। ठीक है, तो ध्यान रखना। हाँ, ट्रिक ईट पग नाच, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अब इनका द्रव्यमान, यहां पर काम की चीजें आती है, द्रव्यमान। हाँ जी, तो यार प्रोटॉन द्रव्यमान बोले तो मास है ना, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, किसी को पता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? सब बताऊंगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? सर 1 MU है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या अगर यहां पर 10⁻⁻27 हो तो ये किलोग्राम में चला जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ओके। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या किलोग्राम में 10⁻⁻27 लगा देना, आगे यही रहेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है रसगुल्लो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 9.1, वेरी गुड, 9.1 इंटू 10⁻⁻28, तो ग्राम में, किलोग्राम में पूछ ले तो 10⁻31 कर देना। ठीक है, ये तो ग्राम या किलोग्राम में। AMU में पूछ ले तो एक कॉलम और तैयार रख लेते हैं, AMU में भार, AMU में भार। AMU में प्रोटॉन का भार होता है 1.007 AMU, इसका होता है 1.008 AMU, और इसका होता है नन्ना मुन्ना का 0.00548 AMU, ये होता है। हाँ जी, बोलो जी बोलो, क्या ये बात समझ में आई? क्या यह बात समझ में आई? 000 फिर 548 AMU, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो यह एक तुम्हारे पास एक टेबल तैयार हो गई, जिसको आपको समझना है। मैं दोबारा से रिपीट करा देता हूं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, रुको ना भैया, रुको ना। हाँ जी, तो प्रोटॉन का आवेश इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का इतना होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। प्रोटॉन की खोज करी थी गोल्डस्टीन ने, नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। फिर अगला है आपके पास न्यूट्रॉन, जिसके बारे में जेम्स चैडविक ने बताया, और फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में थॉमसन ने बताया। ठीक है, ओके। अब द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, उतना ही प्रोटॉन, उतना ही न्यूट्रॉन का होता है, लेकिन न्यूट्रॉन हल्का सा भारी होता है, और इलेक्ट्रॉन तो
9.1 इंटू 10 की घात -28, वहां चॉइस है माइनस का, यहाँ -28 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो और बहुत बहुत हल्का होता है। एमयू में देखो 1.007, प्रोटॉन का 1.008, न्यूट्रॉन का और 0.0000548, वो किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, बहुत ही हल्का होता है। इतना क्लियर हो गया? अरे एक बार रुक लो सर, प्लीज टेल मी ऐसा तत्व जिसका परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। अरे बताऊंगा ना मैं, पहले ये बताना जरूरी है बेटा मेरे को, मानो मेरी बात, पहले ये बताना जरूरी है। अचानक से मैं इसको क्यों लेकर आता बीच में? मैं तो पढ़ा कुछ और रहा था, बीच में इनको क्यों लेके आता? कुछ तो मजबूरियां रही होगी, हाँ है ना? इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया। अब अगली बात, इतना क्लियर? अच्छा, किसी को अगर ट्रिक न पता हो ना तो देखो ध्यान से, ईट पग नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब प्रोटॉन और एन मतलब न्यूट्रॉन, टी मतलब थॉमसन, ठीक है, जी मतलब गोल्डस्टीन और एन मतलब चैडविक। ईट पग नाच, ईट पग नाच, ठीक है, ओके। एक बार लिख लो, सब चीजों का समाधान होएगा यहीं पर होएगा और यहीं पे करवा के जाऊंगा समाधान। अब जरा देखो ध्यान से, यहां पर अभी अभी मैंने आपको ये लिखवाया कि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग समान नहीं होता है, मतलब लगभग समान होता है, एग्जैक्ट सेम नहीं होता। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या बेटा एक पूरी संख्या होती है, जबकि परमाणु भार तो भिन्नात्मक भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये जो बोला मैंने वो समझ में आया? परमाणु संख्या होती है ना, ये एक पूर्ण संख्या परमाणु संख्या। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझ, जोश बटलर 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 बटलर। पहले इसको लिख लिया और यहां पर ये देखो कि यार ये जो मैंने यहां पर आपको बोला द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, ये जो कि न्यूक्लियनों की संख्या भी कहलाती है। ओके, तो फिर मैंने यहां पे लिखाया कि पहला पॉइंट, पहला नोट, परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए, ठीक है, और परमाणु भार एटॉमिक वेट, ठीक है, लगभग समान होते हैं। द्रव्यमान संख्या सदैव पूर्ण होगी, जबकि दशमलव में भी संभव है। ये मैंने बोला, इसके अलावा कुछ नहीं बोला। अब इसी पर अमल करते हुए आपको एक उदाहरण करवाता हूं, हाँ जी, और एक आपको समझ में आएगा। जैसे कि परमाणु भार ज्ञात करना। अभी देखो आपको मैं समझाता हूं। जैसे कि सपोज करो भाइयों, मैंने एक उदाहरण लिया 6C12, ये एक उदाहरण लिया, कार्बन का एक उदाहरण लिया, ठीक है, कार्बन के 6 कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12 है, ले लिया। तुम्हें यहां से क्या दिख रहा है? सर Z बराबर 6 है और A बराबर 12 है। बोलो ना यार रसगुल्लो, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनता है, दिवाली अभी नहीं आ रही, किसको उड़ाना चाहता है तू? ठीक है, पहले ये पढ़ ले। हाँ, प्रोटॉनों की संख्या 6 है और यहां पर A का मान 12 है। अब देखो, क्या परमाणु भार उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों के भार प्लस न्यूट्रॉनों के भार और इलेक्ट्रॉनों के भारों के योग के बराबर आएगा। परमाणु भार मतलब परमाणु का भार। अब किसी भी चीज का भार, अब जैसे कि मान लो मेरा वजन 62 किलो है, तो 62 किलो मेरा टोटल वजन है। हाथ का कुछ वजन, मुंह का कुछ वजन, दिल का कुछ वजन, सबका वजन योग करके कहीं ना कहीं परमाणु भार आएगा, टोटल बॉडी का वेट आएगा। तो वहां पर क्लियर हो गया? ओके, तो यहां पर अगर हम बात करें तो यार परमाणु भार ज्ञात करना है, तो क्या मुझे इसमें यह पता है इसमें प्रोटॉन कितने हैं? सर 6 हैं, क्योंकि जितना परमाणु भार होता, जितना जेड उतना ही प्रोटॉन, हाँ है ना। अब न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन कितने? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या 12, प्रोटॉन 12, तो 12 कब आएगा? जब 6 में 6 जुड़ा होगा। न्यूट्रॉन कितने? 6। न्यूट्रॉन कितने? 6।
और इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन भी 6 ही है क्योंकि ये तो उदासीन है। क्या इस बात में किसी को कोई शक? क्या इसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इसमें कहीं ना कहीं अगर मैं इसका भार देखना चाहता हूं तो 6 प्रोटॉनों का भार, 6 न्यूट्रॉनों का भार और 6 इलेक्ट्रॉनों का भार, ये सुन लो, तो टोटल भार आ जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, प्रोटॉनों का कुल भार, छह इंटू एक प्रोटॉन का भार, बोलो 6 इंटू एक प्रोटॉन का भार, एक प्रोटॉन का भार कितना होता है 1.007। एएमयू के पदों में कुछ मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 6.042 एएमयू, ये कुछ मान आ गया। ठीक है, हाँ जी, न्यूट्रॉनों का, न्यूट्रॉन का कुल भार, भाई न्यूट्रॉनों का कुल भार, न्यूट्रॉनों का कुल भार का कुल भार कितना आएगा? टोटल कितने न्यूट्रॉन थे 6, एक का कितना 1.008, तो ये कितना हो जाएगा 6×48, 6.048 एएमयू आएगा कि नहीं आएगा? लल्ला आएगा। 6 इलेक्ट्रॉन 6 कहां से आए? अबे उदासीन है ना, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। सुमित, हाँ जी, इलेक्ट्रॉनों का भार 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का भार 0.0005, इतना लिख दूं? ठीक है, ओके, तो 30, तो ये आ जाएगा 0.00 फिर 3 एएमयू, एएमयू, एएमयू लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, 0.003 एएमयू। तो क्या टोटल भार इन तीनों के भारों के योग के बराबर आएगा? भाई टोटल वेट इन तीनों के योग के काउंट आएगा, अतः कुल भार। छह दशमलव 6.042, इनको जोड़ दो, ओके, आपको टोटल वेट मिल जाएगा। तो जरा देखो ध्यान से, 6.042, इसको साइड में लिख लेते हैं ना, 6.042, 6.048 और 0.003, इनको जोड़ो, कितना आएगा? 10 3 13 हासिल लगा 1, ये 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 12 हो गया। तो 12.093 के लगभग कुछ मान आ रहा है। अरे यार ये 0, सर ये कहां से आया? एक प्रोटॉन का भार एएमयू में कितना होता है? एक प्रोटॉन का भार एएमयू में होता है 1.007, इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रॉन का 1.008, और ये किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का 1.000548। तो यहां पर मैंने वो कुल भार निकाला ना भाई, एक प्रोटॉन का भार इतना है तो 6 से गुणा कर दिया, इससे गुणा कर दिया और इससे गुणा कर दिया, 6 किसका आएगा 9। ठीक है, इतना कर लेंगे। अरे बोलो ना यार, 12.09 समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, तेरा द्रव्यमान नेगेटिव होता है बेटा रौनक, द्रव्यमान नेगेटिव नहीं होता, आवेश नेगेटिव होता है। तेरा द्रव्यमान -2 किलो का है क्या? तेरे पे आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। तू पॉजिटिव है, तू पॉजिटिव ही सोच रहा है, तू नेगेटिव है, नेगेटिव ही सोच रहा है, यार पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। आवेश धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, भार थोड़ी ना ऋणात्मक हो सकता है। क्या बात कर रहा है पगले? तो कुल भार, इन सबका भार जोड़ दोगे तो इनका भार आ जाएगा। अरे क्लियर हो गया? अच्छा 000 है ना, ठीक है, 00005 है ना, 30, तो यहाँ पे यार एक 0 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, 00 आएगा, 0.003 एएमयू। हाँ जी, देख यहाँ तो सही लिख रखा है ना, जोड़ने पर लगभग इतना कुछ मान आया, इसका मान इतना आया, लगभग 12.09 एएमयू इतना आया। जबकि द्रव्यमान संख्या कितनी है? 12 है। परमाणु भार कितना आया? 12.0 समथिंग। तो क्या हम ये समझ पा रहे हैं कि परमाणु भार और द्रव्यमान भार लगभग समान है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं है? ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है? अरे बोलो,
बोलो। मेरा बस आपको पर्पस इस क्वेश्चन को करवाने के पीछे इतना सा है कि यार द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार सेम होते हैं लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होते। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, आपको बस ये सीखना है। अरे यार दशमलव के बाद मैंने 4 ही अंक लिए बेटा, आप ले लो 0 दशमलव पूरा ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे इधर जगह नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए तो सर 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का भार होता है 0.00548। अब इसको सोल्व करके यहां लिख देना, कुछ मान आएगा उसमें, फिर इसको जोड़ लेना, तीनों को जोड़ करके कुछ वैल्यू आएगी। आपको बस ये समझाने का मेरा प्रयास है कि यार द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार समान होता है लेकिन एग्जैक्ट सेम नहीं होता, ये पता होना चाहिए। इतने सी देर के लिए इतना टाइम खराब करा दिया, ठीक है। कुल भार यहां पे जोड़ कर लिख लेना, ठीक है। 48 6 48 हासिल लग गए 4, 24 और 4 28, फिर लग गए हासिल के 2, 30 और 2 32, हासिल लग गए 3, फिर दशमलव के बाद 4 अंक 1 2 3 4, ठीक है, 0 0, फिर यहां पर आ जाएगा ये। क्या फर्क पड़ गया, वही तो आया एएमयू में, ठीक है। इनको जोड़ लेना, आपके पास कुल आ जाएगा और कुल मान जो भी आएगा यहां पे लिख लोगे। तो यार द्रव्यमान संख्या और नहीं आया समझ में बेटा, दोबारा देखना आ जाएगा। अरे इस कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कुल भार इनके भारों की वजह से तो आया होगा ना। मेरी बॉडी के अंदर गर्दन तक का हिस्सा 2 किलो का है, यहां तक का हिस्सा मान ले 15-20 किलो का है, नीचे का हिस्सा मान ले कुछ किलो का है, तो सबका भार काउंट करूंगा ना, तो कुल भार आएगा। तो 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का भार आ गया ना भैया। एक कार खड़ी हुई है, उस कार का वजन 1500 किलो है, अब उसको मैं टुकड़ों में तोड़ दूं और सबको जोड़ू तब भी तो 1500 किलो ही आएगा ना। क्या बात कर रहा है यार, ठीक है। तो यहां पर ये तो एक पूर्ण संख्या है और ये संख्या से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया यार, टोटल 6 प्रोटॉन है ना बेटा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, इसमें 6 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का भार 1.007, कैसे बच्चे हो आगे, ठीक है। तो यहां पर ये मकसद है मेरा। यार आपने 1 घंटा ना ऐसे निकाल दिया कि इसको 6 से गुणा करे कि ना करे, बेटा कैसे सिलेक्शन होएगा नीट में, बातें कर रहे हो यार ऐसे छोटी छोटी, ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि भैया प्रोटॉन क्या होता, मतलब हमने ये देख लिया कि परमाणु संख्या क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होता है, इतना तो हमें आता है, इतना हम कर सकते हैं, काफी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, माना कोई तत्व X है जिसका परमाणु जिसकी परमाणु संख्या सोचना, परमाणु संख्या जिसकी परमाणु संख्या 14 है एवं द्रव्यमान संख्या देखिएगा बच्चों, द्रव्यमान संख्या 27 है, तो X3+ में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या A क्या होगा, ज्ञात करो। अरे यार वो दशमलव वाली बातें छोड़ो ना, मेरे तो रिकेंद्र बेटा उस क्वेश्चन को कराने के पीछे मतलब सिर्फ इतना सा था कि 12 और 12 दशमलव समथिंग थोड़ा तो अलग होता है ना, बस ये। अरे यार यहाँ पे 28, यहाँ पे 13 लिखो, 13 लिख लेना, वहां पे 13 लिख लेना, 13 लिख लेना, ओके। हमें
दिया है x के लिए z बराबर कितना, परमाणु संख्या दे रखी है, परमाणु संख्या z होता है, z बराबर 13 दे रखा है। तो अगर परमाणु उदासीन है, x है, तो क्या परमाणु अतः, अच्छा z बराबर 13 एवं a बराबर 27 दे रखा है, ओके हाँ जी। तो चूंकि z बराबर 13 है, अतः प्रोटॉन कितने होंगे 13, उदासीन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 13। अच्छा, न्यूट्रॉनों के बारे में अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन के बारे में, एवं चूंकि हम जानते हैं a बराबर p प्लस n, a कितना है 27, प्रोटॉन कितना है, a कितना है 27, प्रोटॉन कितना है 13, तो न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 14, किसमें x में, हाँ या ना, प्रोटॉन 14 आ गए बेटा, प्रोटॉन 14 आ गए। ये सिंपल चीजें बेटा, ये बस मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं कि तुम्हें पता हो। अब ये भी नहीं पता है तो बेटा हम नीट की तैयारी कर रहे हैं यार, इतना भी हलवा नहीं है नीट, ठीक है ओके। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हमें क्या बोल रहा है, वो हमें x के लिए नहीं पूछ रहा है, x प्लस 3 के लिए पूछ रहा है, x प्लस 3 के लिए पूछ रहा है, हाँ जी x प्लस 3 के लिए। x प्लस 3 का मतलब है उसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, x प्लस 3 ये प्लस 3 अवस्था में है, तो क्या इलेक्ट्रॉनों के आने या जाने से कोई फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से परमाणु भार पर क्या प्रोटॉनों की संख्या पे कोई z तो कितना रहेगा, z तो वही 13 ही रहेगा, z 13 तो प्रोटॉन 13 और न्यूट्रॉन 14, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता। तेरे पे आवेश चढ़ रहा है या घट रहा है, मेरी वजह से थोड़ी नहीं घट रहा है बढ़ रहा है, मैं तो उदासीन हूं, न्यूट्रॉन तो 14 ही होंगे। और इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले कितने थे, पहले इलेक्ट्रॉन थे 13 प्लस 3 का मतलब 3 चले गए, तो -3 कर दो, बराबर कितना आ जाएगा 10। आंसर ओहो यार, इसमें इतना टाइम लगा देते हो तुम, थोड़ा पढ़ के आना, अगली बार से पढ़ के आना बेटा, अदरवाइज ना मैं कमेंट ऑफ करके पढ़ाऊंगा। अगली बार ना आप ना थोड़ा पढ़ के आना, वरना कमेंट ऑफ करके पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा अपन इतना स्लो चले। देखो अपन ने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। 17 क्या लिखा, किसने, कौन बोल रहा है ये 17? सर इसमें आरंभ 2 वाले भी है, नहीं है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आरंभ 1 वाले बच्चे हैं, ठीक है। ए क्या होगा बेटा, ए तो वही रहेगा ना, ए कितना होगा, ए रहेगा आपके पास 27, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेम है, तो उनका योग सेम ही आएगा। अरे आपको संख्या बोलनी है, भार नहीं बताना है बेटा, हाँ जी। तो ड्रॉपर है, तो ड्रॉपर वाले बच्चे तो यार ऐसे मत करो, ठीक है। मेरे को भी अच्छा नहीं लग रहा बेटा, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं थोड़ा लापरवाही कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। इतना स्लो नहीं पढ़ने का है, मजा नहीं आएगा, ओके। तो अगली क्लास से अपन अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा आगे का पढ़ के आना और सारी चीजें कवर करके आना। देखो अगली क्लास में मैं समस्थानिक पढ़ाऊंगा, फिर वो रह जाएगा तो फिर अधूरा लगेगा यार। समस्थानिक पढ़ के आना, समभारिक पढ़ के आना, ये पूरा चैप्टर ही पढ़ के आना तुम दो। ये चैप्टर आप सब बच्चे कहीं ना कहीं 12th या 12th पास आउट वाले, तो वैसा दिखाएं। आप लग ही नहीं रहे हो, आप 11th क्लास के लग रहे हो मुझे। आप जो बच्चे इस बैच में हैं वो पहले इस चैप्टर को ढंग से पढ़ के आए, क्योंकि यह चैप्टर हमें सिर्फ समझना है, अच्छे से क्लियर करना है, ताकि इसको हम जल्दी से जल्दी समझ सके और फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करें। 3 कहां से आया, ये 3 कहां से लिख दिया सर आपने? अरे +3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। धनावेश कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है। तो 13 थे, 3 निकल गए तो 10 बच गए ना।
है ना बेटा। मैं नहीं चाहता कि अपने लेवल इतना 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 कम करूं कि मैं जोड़ बाकी भी सिखाऊं तुम्हें। ओके बेटा, समझाते नहीं हो प्लीज सर। बेटा समझा तो रहा हूं नागेंद्र। अरे यार अगर समझाता नहीं तो इतना टाइम कैसे लगता, पढ़ा रहा हूं फिर समझा भी रहा हूं, समझाने में तो इतना टाइम जा रहा है मेरा। देख तू अगर मैंने पढ़ाया कितना है, समझाया ज्यादा है आज के लेक्चर में, ठीक है। सर आप स्लो पढ़ाते हो। बेटा स्लो पढ़ाना पड़ रहा है, वरना फिर यही बोलेंगे कि सर समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा। टेंशन ना लो। सर 3 कहां से आया, ओनली ये समझ में नहीं आया। बेटा +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 13 में से 3 चले गए तो 10 बच गया, ठीक। ओके तो बाकी बातें फिर अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ बेटा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना चीजें आपने देख ली, बढ़िया सारी चीजें कवर कर ली, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अच्छे से सारी चीजें पढ़ो, बढ़िया से सारी चीजें कवर करो और थोड़ा सा पढ़ाई करो। अदरवाइज ना मैं कमेंट ऑफ करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत स्लो स्लो चल रहे हो आप बेटा, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू।